हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनीमिया के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एनीमिया इंट्रोडक्शन, फिर उसका डेफिनेशन, फिर साइन और सिम्टम्स, फिर एनीमिया के कई क्लासिफिकेशन है तो उनके बारे में देखेंगे। फिर एनीमिया किस वजह से होते हैं उनके बारे में देखेंगे। अब फिर कौन कौन से मेडिकेशंस, क्या ट्रीटमेंट है एनीमिया का, वो हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन से। एनीमिया इज ए कंडीशन दैट डेवलप्स व्हेन योर ब्लड लैक्स इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन। तो हम लोग एनीमिया के बारे में जानते हैं। एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी सेल्स में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और अगर रेड ब्लड सेल्स भी कम होता है तो भी एनीमिया कॉज होंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन वहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इज द मेन पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल एंड बाइंड्स ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन है जो रेड ब्लड सेल से बंधा होता है, जो रेड ब्लड सेल्स में होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करने में हमारे लंग्स से सारे बॉडी पार्ट तक और बॉडी पार्ट से लंग्स तक ऑक्सीजन और CO2 के गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करती है। If you have too low or abnormal red blood cell or your hemoglobin is abnormal or low, the cell in your body will not get enough oxygen। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो हमारा बॉडी को सफिशेंट ऑक्सीजन, जो भी टिश्यू है, जो भी सेल्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, उनको सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में ये सिम्टम्स देखे जाएंगे। फैटिग्यू में ओकर बिकॉज ऑर्गन आरंट गेटिंग ऑक्सीजन प्रॉपरली। फैटिग्यू मतलब लेथार्जी में थोड़ा थकावट जैसा लगता रहेगा हमें। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे एनीमिया का। एनीमिया इज ए डिक्रीज इन total amount of red blood cell or hemoglobin in the blood or a lowered ability of blood to carry oxygen। तो एनीमिया है जो टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन है वो हमारे ब्लड में, ब्लड 3 टाइप का होता है ना, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो उस ब्लड में रेड ब्लड सेल बहुत कम हो जाएगा, जिसमें हीमोग्लोबिन भी बहुत कम हो जाएगा, जिसका काम है ऑक्सीजन से को बाइंड करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। WHO का डेफिनेशन क्या है? WHO का डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, हमें याद रखना होता है। तो WHO का डेफिनेशन है ए कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन कंटेंट of blood is lower than normal as a result of deficiency of one or more essential nutrients, regardless of the cause of such deficiency। तो WHO का डेफिनेशन कहता है कि जब हमारे बॉडी में एक नॉर्मल लेवल हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल लेवल कितना है हीमोग्लोबिन का, उससे अगर कम हो जाता है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन तो हम उसे एनीमिया कहेंगे। नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है मेन और वुमेन में दोनों में डिफरेंट होता है। मेन में 13.5 ग्राम पर 100 ml, 100 ml खून है उसमें 13.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अब अगर इससे कम है तो हम उसे एनीमिया कहेंगे, एनीमिक पेशेंट कहेंगे। और वुमेन में 12.0 ग्राम पर 100 ml। अगर वो अनप्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये है, तो अनप्रेग्नेंट वुमेन है जिसमें अगर 12.0 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन हो जाता है तो हम उसे एनीमिया कहेंगे कि उस वुमेन में या उस मैन में एनीमिया हो गया है।
एनीमिया जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड। तो हम लोग ने इतना तक देख लिया डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। कौन कौन से साइन और सिम्टम्स शो होते हैं, क्या क्या लक्षण हमारे अंदर दिखते हैं एनीमिया होने पे। तो पहले देखते हैं फैटिग्यू, डिजीनेस, फैंटिंग। इसका मतलब होता है फैटिग्यू मीन्स टायर्डनेस, थकावट बहुत जल्दी हो जाता है, थकान महसूस होता रहता है, इसको बोलते हैं फैटिग्यू। फिर डिक्रीज एनर्जी, वीकनेस, कमजोरी लगेगा, बहुत कम ताकत है ऐसा लगेगा। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बहुत जल्दी सांस फूलने लगेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को मेडिकल मीनिंग होता है डिस्निया। डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। फिर लाइट हेडेडनेस, सिर हल्का लगेगा। पल्पिटेशन, हार्ट बीटिंग इरेगुलरली, जो दिल है वो अलग इरेगुलर ठहकेगा। लुकिंग पेल, येलोइश ऑफ आईज, पीला हो जाएगा हमारा शरीर, आँख है जो पीला दिखेगा, जॉन्डिस हो जाएगा। फिर कोल्डनेस ऑफ स्किन, स्किन ठंडा पड़ जाएगा, ठंडा लगेगा। फिर चेंज स्टूल कलर, स्टूल कलर जो स्टूल का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन बड़ा हो सकता है। स्प्लीन का काम क्या होता है, वो कहते हैं ना, स्प्लीन को कहते हैं ना ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी डिस्ट्रैक्ट होके कहाँ जाता है, स्प्लीन में जाता है, तो स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर लो रहेगा। रैपिड हार्ट रेट जो है वो जल्दी होगा। चेस्ट पेन होगा। फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये सब साइन एंड सिम्टम्स था। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ एनीमिया। रिस्क फैक्टर मतलब किसको चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि उसको एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया कैन ओकर इन पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड रेस, बोथ मेल एंड फीमेल। हाउएवर सर्टेन कंडीशन इंक्रीज द रिस्क फैक्टर। एनीमिया किसी को भी हो सकता है, वो मेल में भी आदमी को भी हो सकता है, औरत को भी हो सकता है, बॉय को भी हो सकता है, गर्ल को भी हो सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन है जिससे एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं होने के। इसमें मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसी वजह से होते हैं, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, मेंस्ट्रुअल में काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में भी एनीमिया हो सकता है। अगर पोषण न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा है तो मदर को एनीमिया हो सकता है। फिर ब्रिंक बोर्न प्री टर्म, अगर बच्चा बहुत समय से पहले जन्म लेता है तो उसे भी एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हैविंग ईट डाइट लो इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड आयरन, अगर कोई पर्सन है जो बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है तो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं एनीमिया होने के। फिर लूजिंग ब्लड फ्रॉम सर्जरी और इंजरी, अगर सर्जरी होने से कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई इंजरी हो गया है, उसमें ब्लड लॉस हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो उससे भी एनीमिया हो सकता है। फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेड एनीमिया सच एज सिकल सेल एनीमिया, अगर किसी के परिवार में सिकल सेल एनीमिया, उसके मम्मी पापा को सिकल सेल एनीमिया है, तो इसके भी चांसेस हो जाते हैं कि उसके बच्चे को एनीमिया हो सकता है। फिर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर इफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर इंटेस्टाइन में मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है जिससे जो न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब बढ़िया से नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं हो पाया है, तो भी एनीमिया के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया 3 तरह के होते हैं, जो है माइक्रोसिटिक एनीमिया और नॉर्मोसिटिक एनीमिया। तो हम माइक्रोसिटिक एनीमिया देखते हैं।
Microcytic anemia, it is primarily a result of hemoglobin synthesis failure or insufficiency, which could be caused by several etiologies. माइक्रोसिटिक एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन है उसका सिंथेसिस हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बन पाता है, इस कारण माइक्रोसिटिक एनीमिया होते हैं। अब किस वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है वो भी देखते हैं। तो हीम सिंथेसिस डिफेक्ट, हीमोग्लोबिन के बनने में कुछ डिफेक्ट आया है, वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की ये सब एनीमिया हम लोग देखेंगे आगे कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ क्या है, ये सब देखेंगे। पहले हम बस उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट जान लेते हैं कि कौन कौन से एनीमिया होते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ग्लोबिन सिंथेसिस डिफेक्ट, ग्लोबिन प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन में, तो ग्लोबिन में आगे ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसके बनने में आगे दिक्कत हो है तो भी एनीमिया हो सकते हैं। ये अल्फा बीटा थैलेसीमिया, HBE एंड HBC सिंड्रोम, साइटोब्लास्टिक डिफेक्ट, हेरिडिटरी साइटोब्लास्टिक डिफेक्ट, एक्वायर्ड साइटोब्लास्टिक एनीमिया, रिवर्सिबल साइटोब्लास्टिक एनीमिया, ये सब माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर में आते हैं। अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। और अगला हम लोग देखेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इट इज caused by blood loss, insufficient dietary intake और poor absorption of iron from food। अगर हमारे ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है या इनसफिशिएंट डाइट मीन्स डाइट जो भी ले रहे हैं वो पूरी तरह से मिनरल्स या विटामिन से भरपूर, आयरन से भरपूर नहीं है, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। या फिर हमारा बॉडी जो है वो आयरन तो हम ले रहे हैं पर हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, यूज नहीं कर पा रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, तो भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स मीन्स क्या क्या लक्षण देखेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो फीलिंग टायर्ड, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कन्फ्यूजन और पालर, टायर्ड, थका, बहुत जल्दी थक जाएंगे, कमजोरी महसूस होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, फिर कन्फ्यूजन रहेगा, पालर मतलब शरीर पीला रहेगा। फिर कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से, तो हार्ट फेलियर हो सकता है, इरिथमिज्म, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर धड़केगा। फिर कॉजेज, क्या कॉज है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के, तो आयरन डिफिशिएंसी एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, पुअर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन। अगर आयरन डिफिशिएंसी क्यों हो सकता है तो एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, अगर हमारा बॉडी से आयरन काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, वो ब्लड अगर लॉस हो रहा है या यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है हमारे बॉडी में, अगर लॉस हो रहा है आयरन काफ़ी ज़्यादा हमारे बॉडी से, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, अगर आयरन हमारा बॉडी सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, यूज नहीं कर पा रहा है, तो भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। फिर इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन, अगर आयरन का डिमांड बढ़ गया, जैसे प्रेग्नेंट मदर है तो उनमें आयरन का डिमांड बच्चे को भी चाहिए और मदर को भी चाहिए, तो आयरन का डिमांड बढ़ गया। अगर आयरन का डिमांड आयरन का न्यूट्रिशन अपना नहीं बढ़ाएंगी मदर तो उनको एनीमिया हो सकता है। फिर हम डायग्नोस्टिक मेथड देखेंगे। डायग्नोस्टिक मेथड मतलब कैसे हम पता लगाएंगे कि
कौन कौन सा टेस्ट होगा जिससे हम लोग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का पता लगाएंगे। तो पहला है ब्लड टेस्ट, CBC जिसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। फिर एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, ये टेस्ट है जिससे हम लोग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पता लगाएंगे। फिर है ट्रीटमेंट में है डाइटरी चेंजेस, मेडिकेशन, सर्जरी। और ट्रीटमेंट में हम लोग कर सकते हैं डाइटरी चेंजेस मीन्स हम लोग डाइट में चेंज करेंगे। अगर लो न्यूट्रिशियस फूड ले हैं तो हम लोग उस चीज़ में चेंज करेंगे और हायर न्यूट्रिशियस फूड लेंगे जिसमें आयरन काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे स्पिनचेस, पालक हो गए, हरे सब्जियां, हरे फल लेंगे, जिसमें सिट्रस फ्रूट लेंगे जिसमें आयरन काफ़ी ज़्यादा पाया जाए, वैसे फ्रूट्स, फल और सब्जियां हम लोग खाएंगे। और चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं और एग्स खा सकते हैं अपने आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को ठीक करने के लिए। फिर मेडिकेशंस है कौन कौन से मेडिसिन्स ले सकते हैं। तो आयरन सप्लीमेंट्स, आयरन की गोली आती है, आयरन फोलिक एसिड करके एक गोली आती है, उसे हम लोग ले सकते हैं। फिर विटामिन C ले सकते हैं। फिर अगर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है और आयरन इससे भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट देखते हैं कि हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एक पेशेंट आया हमारे पास जिसको एनीमिया है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, तो हम लोग कैसे उसे बताएंगे, कैसे उसे समझाएंगे। तो डाइट काउंसलिंग देंगे, उसको बताएंगे भोजन के बारे में कि किस किस फूड में ज़्यादा आयरन है, विटामिन है, कौन कौन फूड खाना चाहिए जिससे उसका एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया ठीक हो जाएगा। फिर हम उसे कहेंगे कि ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, अगर काम करते हैं तो थोड़ा रेस्ट लेकर काम करें। फिर सप्लीमेंट है, आयरन दे सकते हैं, आयरन की गोली उसको दे सकते हैं। आयरन थेरेपी ऑफ 2 to 3 months आफ्टर द हीमोग्लोबिन लेवल रिटर्न्स नॉर्मल। उसको आयरन की गोली तब तक देते रहेंगे तब तक कि उसका एनीमिया, उसका हीमोग्लोबिन लेवल है जो नॉर्मल नहीं हो जाता है। उसके बाद भी हम लोग 2 से 3 महीना तक चलाते रहेंगे आयरन का गोली। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर